हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आगे आने वाले लेक्चर के लिए बेस का काम करेगा। आज हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज, कंटिन्यूटी इक्वेशन, एवरेज वेलोसिटी। पिछले दो लेक्चर में हम कहे मोटा मोटा दो टॉपिक पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ फ्लू फ्लोट, जिसमें पढ़े थे स्टडी, अनस्टडी, रोटेशनल, इरोटेशनल, कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ों को हम पढ़े थे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन, जिसमें हम पढ़े थे पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन टू स्ट्रिक लाइन। बस उसमें कुछ अंतर देखे थे। आज हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन के लिमिटेशन पढ़ेंगे और कंटिन्यूटी इक्वेशन के एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होने वाला है। तो सबसे पहले समझिएगा डिस्चार्ज किसे कहते हैं भाई। डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज इसे कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं रेट ऑफ फ्लो। इसे किस नाम से जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो है ना, यानी हिंदी कहेंगे इसे विसर्जन। इसका हिंदी होगा प्रवाह की दर। ठीक है, प्रवाह की दर, या फिर ठीक है रेट ऑफ फ्लो, विसर्जन मतलब प्रवाह की दर। आज के बाद हम विसर्जन नहीं कहेंगे, मतलब कि प्रवाह की दर नहीं कहेंगे, हम डिस्चार्ज ही कहेंगे। ठीक है, तो डिस्चार्ज कुछ नहीं होता है, समझिएगा। ये मान लीजिए क्या हो गया, पाइप हो गया। इस पाइप में से मान लीजिए पानी आ रहा है, फिर पाइप में आएगा तो पानी ही रहेगा। अब पानी को क्या कर लीजिए ना, अब पानी को आ रहा है तो आने दीजिए, नीचे कुछ लगा दीजिए, बर्तन रख दीजिए। अब ये पानी आ रहा है तो नोट करिए कितने समय से बर्तन में पानी गिरना शुरू कर रहा है, यानी हम नोट कर लीजिए कि 10 सेकेंड, 1 घंटा नोट करिए, यानी टाइम को नोट करिए। टाइम नोट करने के बाद अब देखिए कितना पानी इसमें भरा है ना, यानी इसका वॉल्यूम नोट करिए। आपको निकालना है डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज कुछ नहीं होता है। डिस्चार्ज क्या होता है भाई, डिस्चार्ज होता है वॉल्यूम अपान में टाइम, है ना। ये क्या हो गया आपका, डिस्चार्ज हो गया। सिंपल सा फार्मूला, यानी रेट ऑफ फ्लो, कितना फ्लो का रेट है। तो अजानते किसी में टाइम से हम भाग दे देते हैं तो उसे रेट कहते हैं, है ना, फ्लो का रेट। तो डिस्चार्ज यही होता है सिंपल सा, एकांक समय में किसी नली या पाइप द्वारा कितना आयतन पानी का गिर रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिस्चार्ज कहते हैं। सिंपल सा, है ना। यदि टी सेकेंड में है ना, कितना सेकेंड भाई, टी सेकेंड में पानी का जो वॉल्यूम आया है ना, वो कितना आया है, कैपिटल V आया है। तो डिस्चार्ज को कैपिटल Q से दिखाते हैं। डिस्चार्ज इक्वल टू क्या होता है आपका, वॉल्यूम यानी V अपान में टाइम। देखिए ये जो है बेस है, ये जो है मेन डिस्चार्ज का फार्मूला है। अब इसके थ्रू हम कई डिस्चार्ज का फार्मूला डिराइव करेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, हाँ भाई चलिए। अब क्या है कि भाई आपको मान लीजिए किसी का अब रेट पता करना है कि पानी इसमें से कितना, इस पाइप का डिस्चार्ज कितना है। हम यही पता करेंगे कि भाई जो पानी बह रहा है उसकी डिस्चार्ज कितनी है। अब क्या करना पड़ेगा, कहीं भी डिस्चार्ज को आपको ज्ञात करने के लिए नीचे ले जाना पड़ेगा बर्तन में द्रव को इकट्ठा करना पड़ेगा, टाइम को नोट करना पड़ेगा, फिर जा करके गुणा भाग करके निकालना पड़ेगा। अब हर जगह डिस्चार्ज ज्ञात करना तो इसका मतलब बर्तन लेके जाइए, घड़ी लेके जाइए तब तो डिस्चार्ज ज्ञात होगा। तो इसको आसान करने के लिए क्या किया गया है कि कुछ नहीं, सबसे पहले क्या करते हैं इसको समझिएगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, आप वेट डेंसिटी पढ़े होंगे। वेट डेंसिटी नहीं कर सकते, नहीं पढ़े हैं आप, शुरू से लेक्चर देखते हुए आइए। वेट डेंसिटी स्मॉल W इक्वल टू क्या होता है, वेट है ना, कैपिटल W अपान में वॉल्यूम यानी V होता है, यानी स्मॉल W इक्वल टू कैपिटल W अपान में V। अब समझिएगा कैपिटल W यहाँ से क्या निकलेगा, कैपिटल W निकलेगा स्मॉल W इंटू V, और स्मॉल W को हम लोग कहते हैं रोजी इंटू V, यानी स्मॉल W इक्वल टू क्या होता है, रोजी। ये सारा फर्स्ट चैप्टर में शुरू का सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए ये इस कैपिटल W को इस W में रख दीजिए भाई, रखिए, सॉरी ओहो, हमको क्या निकालना था, V निकालना है ना, तो निकल जाएगा इसे। तो V निकालना है तो क्या हो जाएगा, W अपान में रोजी, है ना। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम को यहाँ रख दीजिए, यानी Q इक्वल टू एक और नया फार्मूला मिलेगा, V के जगह इसको रखेंगे क्या मिलेगा, W अपान में रो जी इंटू टी, रो जी टी। समझ रहे हैं। अब क्या करना है कि अब आपको आयतन ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, आप बर्तन ले जाके आयतन ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा, देखिए भाई जो पानी उसमें बह रहा है उसका घनत्व तो पता ही होगा, गुरुत्वीय त्वरण बच्चे को पता है, समय अभी भी नोट करना पड़ेगा। अब जो पानी यहाँ से गिरा था ना,
अब इस पानी का वॉल्यूम नो ज्ञात करके क्या ज्ञात करते हैं हम लोग, वेट ज्ञात करते हैं। अरे बताइए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, वेट। अभी भी दिक्कत है भाई, वेट ज्ञात करने के लिए वेइंग मशीन लेके जाना पड़ेगा जो वेट को कैलकुलेट करेगा, तो अभी भी दिक्कत ही है। अब क्या करेंगे, अब इसको और आसान बनाने के लिए क्या किया गया कि देखिएगा, हम कह रहे थे यही बेस है, बेस फार्मूला है। अब हम पढ़ेंगे उस फार्मूले को जिसका यूज़ हम मैक्सिमम करने वाले हैं, है ना, सबसे गोल्डन फार्मूला हम कह लेंगे। देखिएगा हम जानते हैं, हम फिर जानते हैं भाई, है ना, दिखाई दे रहा है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इजकल टू V अपन में T, यही बात को यहाँ लिखे। अब देखिएगा इस V को कैसे लिख सकते हैं, V क्या है, V आपका वॉल्यूम है, क्या है भाई, वॉल्यूम है ना, नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। Q इजकल टू क्या हो जाएगा, V अपन में T, ठीक है ना। अब देखिए एक की ये भी क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि वॉल्यूम में 3 यूनिट है तो 3 यूनिट यहाँ भी लिख दिए, एरिया इंटू लेंथ, अपान में T को क्या लिख दे रहे हैं, टाइम। देखिएगा Q इजकल टू एरिया को स्मॉल है। और देखिएगा भाई दूरी और बटा समय क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो एकदम ए वाला फार्मूला ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, Q इजकल टू ए भी, क्या यूज़ करने वाले हैं आपका, Q इजकल टू ए भी। यानी अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है समझिएगा, अब क्या करना है कि भाई ये जो पाइप था इसमें से पानी गिर रहा था, ठीक है, अब पानी गिर रहा था, अब ना इसका वॉल्यूम ज्ञात करने की ज़रूरत पड़ेगा आपको। देखिएगा स्मॉल भी, हम भी जब कैपिटल भी बनाएंगे तो सीधा सीधा, स्मॉल भी बनाएंगे तो बड़ा तो ये भी रहेगा, लेकिन ऐसा कर देते हैं तो ये स्मॉल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल भी क्या है, वेलोसिटी है, क्या भाई, वेलोसिटी, ये क्या है, वॉल्यूम, ओके, हाँ। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ना वॉल्यूम ज्ञात करने की ज़रूरत है पानी का, न ही पानी का वेट ज्ञात करने की ज़रूरत है। अब क्या ज्ञात करने की ज़रूरत है, इसका देखिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, भाई यही पाइप है तो देखिए एरिया बताया ना, 2 सेक्शन होते हैं, इसे कहते हैं एल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल एरिया, और इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी अब इसका एरिया ज्ञात कर लीजिए, जिसे हम ए कहेंगे। उसका वेलोसिटी, इसमें से पानी कितनी तेज़ी से बह रहा है, वेलोसिटी ज्ञात कर लीजिए, तो वेलोसिटी ज्ञात कर लीजिए, ठीक है, वेलोसिटी और एरिया गुणा कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज। यानी अब आपको क्या नहीं ज्ञात करने की ज़रूरत पड़ेगा, वेट और वॉल्यूम, बर्तन लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जानते हैं इंजीनियर का कमाल, देखिए कितना आसानी से बिना कुछ ले जाए ज्ञात कर देगा। अब समझिए, अब कहेंगे सर वेलोसिटी कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए वेलोसिटी ज्ञात करेंगे, इसे कहते हैं हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया, और भी को कहते हैं हम लोग, भी को कहते हैं स्मॉल जो भी है उसे कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं, समझिए, उसे कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, या उसका एक और नाम है मीन वेलोसिटी। क्या कहते हैं मेरे लाल, एवरेज वेलोसिटी या फिर मीन वेलोसिटी, यानी औसत गति, औसत वेग या गति, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, वेग गति में अंतर देखेंगे, या फिर हो जाएगा आपका मध्यमान, है ना, या फिर माध्य कह लीजिए, मध्यमान वेग, माध्य वेग जो भी है। अब समझिएगा, अब आपको क्या ज्ञात करना है, ए तो एरिया भाई पता चल जाएगा। तो अब क्या करिए ना, हाँ समझिएगा, इसे कहते हैं हम लोग भी, क्या कहते हैं भाई, भी कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, भी। तो देखिए क्यों इसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं, इसको डायरेक्ट आप वेलोसिटी नहीं कह सकते, ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या हो गया, देखिए ये क्या है, आपका पाइप है, ये क्या है आपका पाइप, अब इसमें क्या बहेगा, पानी बहेगा, इसमें क्या बहेगा आपका पानी, कुछ भी बह सकता है, पानी तो कसम नहीं खाए ना, पानी बहेगा, कुछ भी बहा दीजिए। अब आप देखिए नोटिस किए होंगे, नहर नदी है, जो नदी देखा होगा, हो सकता है कुछ लोग नदी ना देखे हो, नहर देखे हो। अब बताइए, अब नदी या नहर जब पानी बहेगा ना, तो उसमें आप कोई कलर डाल दीजिएगा, रेड कलर, येलो कलर, जो भी आपके पास कलर हो, कुछ भी डाल दीजिएगा दिखाई दे। अब पानी यदि बह रहा है, उसमें कोई कलर डालेंगे तो देखेंगे कि ऊपर वाले जो परत है ना पानी का, उसमें पानी काफ़ी तेज़ी से बहेगा, यानी कलर ऊपर में ज़्यादा दूर तक चलेगा, जबकि नीचे का कलर क्या होता है, धीरे धीरे बहता है। मतलब समझिए, नदी या नहर में जो ऊपर का पानी होता है ना, वो स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से बहता है, किसके अपेक्षा, अपने नीचे वाले का। यानी नीचे जाएंगे, पानी के गहराई में जाएंगे ना, तो वो क्या करेगा, फ्लो धीरे धीरे करेगा, ऊपर जाएंगे तो फ्लो तेज़ी से करेगा। किसका कारण क्या है, तो देखिए इसमें हमें बताना चाह रहे हैं कि क्या हो गया, आपका एक तरह से पाइप हो गया, क्या हो गया भाई, पाइप हो गया। अब पाइप में जब प्रवाह होगा, हम सोच रहे कुछ मिल जाए भाई, अब ये क्या है आपका पाइप है, अब पाइप में प्रवाह होगा तो देखिए पाइप है,
इसमें कोई द्रव बह रहा है तो जो द्रव और पाइप के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। द्रव और पाइप के बीच में क्या होगा आपका, घर्षण होगा, जिससे जो पाइप के पास, भाई पाइप के पास वाला जो द्रव रहेगा ना वो तेजी से नहीं बह पाएगा, क्योंकि घर्षण का काम ही है रोकना, है ना। तो पानी बहा तो पाइप के किनारे किनारे क्या लगेगा, घर्षण लगेगा, जिससे क्या होगा, वेलोसिटी कम मिलेगी। जैसे जैसे सेंटर पे जाएंगे, देखिएगा एक किनारे की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे सेंटर पे जाएंगे ना, चारों तरफ से सेंटर पे जाना है, जैसे जैसे आप सेंटर पे जाएंगे वेलोसिटी की मान बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे समझिएगा हम पर 2 क्रॉस ऐसे बनाएंगे, 3D नहीं बनाएंगे, यानी यहाँ क्या रहेगा, वेलोसिटी कम रहेगा। जैसे जैसे आप सेंटर पे जाएंगे वेलोसिटी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, तथा उसके सेंटर पे जो है ना, उसके सेंटर पे क्या मिलता है, मैक्सिमम वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलता है भाई, मैक्सिमम वेलोसिटी। तब हम गणना करने के लिए, किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए बताइए कौन सा वेलोसिटी लेंगे, जो कम है उसको लेंगे कि जो अधिक है उसको लेंगे। तो ना कम को लेते हैं ना अधिक को लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, एक एवरेज वेलोसिटी मिलता है, यहीं कहीं मिल जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, देखिए इसे एक भी मिनिमम कर देंगे, ए भी मैक्सिमम हो जाएगा, और इसे क्या कहेंगे हम लोग, भी एवरेज। तो ए क्या होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न है कि जब भी कोई द्रव पाइप में या फिर नाली में बहता है तो पाइप और द्रव के बीच में घर्षण लगता है, तथा द्रव के बीच में भी घर्षण लगता है, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं, जिसके कारण किनारे किनारे द्रव का वेलोसिटी कम होता है, तथा केंद्र की तरफ जाने पर वेलोसिटी का मान बढ़ता जाता है, तथा केंद्र पर वेलोसिटी अधिकतम होता है। अब हम गणना के लिए न ही कम वेलोसिटी को लेते हैं, न ही अधिक वेलोसिटी को लेते हैं, जिस वेलोसिटी को लेते हैं उसे कहते हैं मीन वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो आज के बाद ये हम भी कभी भी हम कहेंगे वेलोसिटी, लेकिन आपको समझना है कौन वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी आपकी मिलेगी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अगला टॉपिक को पढ़ते हैं भाई। अगला आता है सबसे इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन, सततता समीकरण, एग्जाम में आएगा। है ना, क्या आ जाएगा, सत्यता समीकरण, सत्यता समीकरण। अब इंग्लिश इसका हमको पता नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, लिख दे रहे हैं कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, स्पेलिंग देख लीजिएगा। क्या आ जाएगा आपका, सत्यता समीकरण। तो सत्यता समीकरण बहुत आसानी से हम बताएंगे, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास एक पाइप है जो जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है भाई, अलग अलग है, ठीक है। शादी विवाह में बजाने वाला, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस सेक्शन कहेंगे 1 इसे कहेंगे हम लोग 2 अब समझिएगा, इस क्रॉस सेक्शनल का एरिया क्या है, A1, इसका एरिया क्या है, A2, इसका वेलोसिटी क्या मिलेगा, V1, इसका वेलोसिटी क्या मिलेगा, V2 मिलेगा। अब समझिएगा, इसमें जो द्रव बह रहा है उसका घनत्व कितना है, ρ, और गुरुत्वीय त्वरण कितना है, G। तो सत्यता समीकरण एक आता है, क्या कहता है कि जब कोई अश्यान तथा, समझिएगा अश्यान मतलब क्या होता है भाई, नॉन विस्कस। जब कोई अश्यान तथा असंपीड द्रव, कौन सा द्रव, असंपीड यानी इनकम्प्रेसिबल, है ना। जब कोई अश्यान तथा असंपीड द्रव असमान काट वाली मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि काट अलग अलग है, यहाँ का एरिया कुछ अलग है, यहाँ का एरिया कुछ अलग है, तो उसे कहेंगे असमान काट वाले, है ना। ये दोनों लिखना था। तो नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस समझ आ रहा है, नॉन विस्कस मतलब होता है, विस्कस किसे कहते हैं, जब 2 द्रव गति करते हैं तो उन द्रवों के बीच के आपस में घर्षण को क्या कहते हैं हम लोग, विस्कस। तो यानी ऐसा द्रव लेना है, सततता समीकरण तभी काम करेगा कि ऐसा द्रव लेना है जिसकी विस्कोसिटी नहीं है, यानी वो आपस में घर्षण नहीं करेगा। तो क्या ऐसा कोई द्रव मिलेगा जो आपस में घर्षण न करे, नहीं मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा कैलकुलेशन में लेते हैं, अश्यान असंपीड यानी उसमें ऐसा द्रव हो रहा है जो दबेगा नहीं, इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल समझ आ रहा होगा, अश्यान मतलब नॉन विस्कस। जब कोई अश्यान तथा असंपीड द्रव असमान काट वाली नली से गुजरता है तो उसके प्रत्येक काट से, सिर्फ 2 ही काट नहीं भाई, कोई भी काट ले लीजिए, प्रत्येक काट से एकांक समय में यानी किस निश्चित समय में गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है, समान होता है। यही है, जब कोई अश्यान तथा असंपीड द्रव असमान काट वाली नली से गुजरता है तो उसके एकांक समय में उसके प्रत्येक काटों से गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है। लिखेंगे काट एक से गुजरने वाले द्रव का भार, क्या हो जाएगा आपका, रो तो सबके एक ही है, जी भी एक ही है, A1 V1,
अब समझिएगा हम क्या लिखे कि यहाँ लिखेंगे प्रति सेकेंड काट एक है, वही ना करें, प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है, समान होता है। यही हम बोले होंगे। देखिए बार बार बोल देते हैं। जब कोई आसान्य तथा असंपीडित द्रव असमान काट वाली नली से गुजरती है तो उसके प्रत्येक काट पर प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है। ठीक है, प्रति सेकंड, देखिए लिखिए प्रति सेकंड काट एक से गुजरने वाले द्रव का भार रोजी ए भी। अभी हम बताएंगे भार कैसे है। देखिएगा हम क्या लिखे हैं, प्रति सेकेंड काट एक से गुजरने वाले द्रव का भार। अभी हम आपको बताएंगे कि प्रति सेकंड भार कैसे है। क्या आपको भार लग रहा है भाई, प्रति सेकंड भार तो W/T होना चाहिए ना, लेकिन क्या लिखे हैं, रो जी ए भी। ये भार का कोई मतलब ही नहीं है, बताते हैं। अभी और लिखने दीजिए, लिखेंगे प्रति सेकंड, यही लिखना है, प्रति सेकंड काट दो से गुजरने वाले द्रव का भार क्या मिलेगा, रो जी A2V2। अब हम जानते हैं कि सतता समीकरण के अनुसार, लिखेंगे सतता समीकरण के अनुसार प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है, आपका समान होता है। अतः क्या लिखेंगे, रो जी A1V1 इजकल टू रो जी A2V2। कितना भी काट हो जाएगा सब लिख देंगे, रो जी जितना भी काट लीजिए, ले लीजिए आप V3, यानी रोजी कट जाएगा तो क्या मिलेगा आपका, A1V1 इजकल टू A2V2 इजकल टू कांस्टेंट। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यही सतता समीकरण हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, लेकिन समझिएगा हम क्या कर रहे थे, A1V1 A2V2, एरिया यहाँ का, भी यहाँ का। अब एक कांस्टेंट कैसे होता है, देखिए कांस्टेंट भार इसलिए समान होता है कि जितना यहाँ से गुजरा ना उतना ही वहाँ से निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखिए Q इजकल टू AB, तो V इजकल टू क्या होता है, Q/A, यानी एरिया बड़ा है तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ एरिया अधिक है तो वेग क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। यहाँ क्या है, एरिया कम है तो यहाँ अधिक तेज़ी से निकला होगा। जितना द्रव इधर घुसा होगा उतना ही उधर से निकल गया होगा। ठीक है, तो एरिया का पूरा खेल है। देखेंगे आप गाड़ी वगैरह धुलते हैं तो पाइप को दबाते हैं तो पानी उतना ही तेज़ निकलेगा। यदि आप पाइप से पानी को गाड़ी को धुलते हैं तो जितना टोटी से पानी निकलता है उतना निकलता जाता है, लेकिन उसको आधा दबा देंगे तभी देखेंगे टोटी से पानी निकलेगा, तब भी उतना निकलेगा ही। क्यों, क्योंकि एरिया घटाने से वो जल्दी तेज़ी से निकलने लगता है। ठीक है, अब समझिएगा, हाँ क्या कर रहे थे, अब समझना है। ठीक है, अब समझना है कि जो ए हम कह रहे हैं प्रति सेकेंड भार कैसे है। क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं कि जब कोई आसान्य तथा असंपीडित द्रव असमान काट वाली नली से गुजरती है तो उसके प्रत्येक काट से प्रति सेकंड गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है, लेकिन समझ नहीं आता है कि ये प्रति सेकंड भार कैसे है। भाई हम लिखे हैं ना, क्या लिखे हैं, प्रति सेकंड काट एक से गुजरने वाले द्रव का भार इतना, लेकिन ये भार थोड़ी है। भार तो प्रति सेकंड भार ऐसा लिखना चाहिए W/T, लेकिन हम बताते हैं भार कैसे है, समझिएगा, है ना। हम यहाँ क्या लिखे हैं, रो जी ए भी, यही तो लिखे हैं। हम लिख रहे हैं प्रति सेकंड भार इधर, समझिएगा। अब जानते हैं वेट डेंसिटी इजकल टू वेट अपान में वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ से वेट इजकल टू क्या हो जाएगा, इस मतलब कि वेट डेंसिटी अपान में वॉल्यूम। अब देखिए वेट डेंसिटी क्या होता है, रो जी होता है, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम भाई। ठीक है, अब इसका यूनिट लिखिए, तो इसका यूनिट लिखिए इसका। रो का यूनिट क्या है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जी का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब। समझिएगा, इधर यूनिट लिखिए भाई, ये तो भार का सिर्फ यूनिट लिखे, इधर समझिएगा। इधर रो का यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जी का मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ए का मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है, मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिएगा मेरे लाल, समझिएगा भार का ना, जो भार का है रेड मार्कर ले लिए, समझिएगा क्या लिखने वाले हैं। भार का यूनिट क्या है, समझिएगा। भार का यूनिट इतना क्या है, भार का यूनिट है कि नहीं है, इतना क्या है भार का यूनिट। अब देखिए सेम इतना यूनिट इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यूनिट सेम उतना मिल रहा है, यानी भार अब बटे में क्या है, बटे में है प्रति सेकेंड। तो इसीलिए कहा जाता है ये क्या है, भार प्रति सेकेंड। जब यूनिट को तोड़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा। देखिए भार का फार्मूला है, ये भार को प्रति सेकेंड बनाना है तो बस स्मॉल टी से भाग दीजिए, यानी सेकेंड से भाग दे दीजिए। देखिए इसमें सेकेंड पूरा यूनिट सेम हो गया। तो यहाँ से नहीं समझ आता है, हम क्या लिखे थे, प्रति सेकेंड काटे के से गुजरने वाले द्रव का भार रो जी ए भी।
और लेकिन जब यूनिट को तोड़ते हैं ना तब समझ आता है। ये अभी तक पढ़ते आए होंगे हाई स्कूल, इंटर, पॉलिटेक्निक, समझ नहीं आता है। वो लोग बोल देते हैं, लड़के लिख लेते हैं, लड़के के माइंड में भी नहीं घुसता है भाई कि ये कैसे प्रति सेकंड भार है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो बर्नौली समीकरण बर्नौली समीकरण आगे आएगा। तो सतता समीकरण ये है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा आप नोट में। आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोचिए लेक्चर के शुरू में आपको हम बताए होंगे। हाँ, हम पढ़ेंगे अब लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन यानी सतता समीकरण के बाधाएं है ना। लिमिट कितना है भाई, इसके आगे काम नहीं कर पाएगा। क्या है लिमिट, क्या है? तो लिमिट ये है कि जो लिक्विड होना चाहिए वो नॉन विस्कस होना चाहिए। ये तो सबसे पहले पढ़े थे, नॉन विस्कस अश्यान होना चाहिए। जो लिक्विड होना चाहिए ना वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। ये तो हम पढ़े ही थे, समझिएगा। जो लिक्विड का इन होगा, इन एंड आउट का कोई सोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि मतलब पाइप ऐसा पाइप था है ना, ऐसा पाइप था। तो अंदर जाने का, बाहर निकलने का कोई ऐसा नहीं मशीन से आपको डालना है, नहीं, मशीन वगैरह का यूज़ नहीं करना है, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक है लिमिटेशन है, सीमा है। उसके बाद जो वेलोसिटी होगा ना, वेलोसिटी की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का। किसका यूज़ करने वाले हैं भाई हम, एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। तो बस इतना ही क्या हो जाएगा आपका, लिमिटेशन हो जाएगा। सारी चीज़ें आती है, नहीं आने वालों को हम छोड़ देते हैं पहले अगला समझिएगा। अब लिमिटेशन भी हो गया है ना, ये सब तो शुरू में आप जानते थे, पर एक नया टर्म मिला है कि कोई आउट सोर्स नहीं होना चाहिए, अंदर जाने का, मतलब लिक्विड को अंदर पहुंचाने का और बाहर निकालने का। अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर वाला एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, यानी व्यवहारिक जीवन में हम कहाँ अनुप्रयोग करेंगे। लिखेंगे सतता समीकरण के अनुप्रयोग, ठीक है। तो पहला अनुप्रयोग हम कहाँ करेंगे कि सतता समीकरण के द्वारा हम हाइड्रोलिक मशीन जैसे पंप और टरबाइन है ना, क्या लिखेंगे, नोट्स में सारी चीज़ें मिलेगी कि इस समीकरण के द्वारा हम हाइड्रोलिक्स मशीन है जैसे पंप और टरबाइन से संबंधित प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस समीकरण के द्वारा हम द्रव का एवरेज वेलोसिटी पता कर लेंगे। इस समीकरण के द्वारा हम डिस्चार्ज को पता कर सकते हैं। इस समीकरण का उपयोग हम अन्य द्रवीय मशीनों से संबंधित प्रॉब्लम जैसे कि वेंचुरी मीटर, आरफिस मीटर का समस्या का समाधान करेंगे। ये नहीं समझिएगा तो बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है, तीन चार होता है। लेकिन एक बात समझिएगा, जब भी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे। अब जानते हैं न्यूमेरिकल नहीं आता है, हम बार बार कहते हैं, लेकिन हम लगाएंगे। जब भी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप देखेंगे, जब भी हम क्वेश्चन में फंसेंगे ना तो अपने दोस्त को बुलाएंगे। किस दोस्त को, सतता समीकरण को। यदि आप इस चैप्टर का फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो का आगे बर्नौली वगैरह आएगा, इस चैप्टर में जब भी आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो तुरंत अपने दोस्त को बुलाइए। किसको, सतता समीकरण को, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। अगला हम लेक्चर पढ़ेंगे हाइड्रोलिक एनर्जी, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। फिर तीनों को जोड़ देंगे जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे बर्नौली इक्वेशन कहेंगे। अब बर्नौली इक्वेशन पढ़े होंगे कहाँ, फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में, उसमें डेरिवेशन था। इसीलिए हाइड्रोलिक्स में पहले बर्नौली का डेरिवेशन रहता था, लेकिन हम निकाल दिया। तो अगले लेक्चर में लगभग में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी आपकी इस चैप्टर का, यानी 2 लेक्चर में थ्योरी का सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो आज के लिए बस रहने देते हैं। वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चैनल का ग्रोथ बहुत ही स्लो है, अब आप लोगों की जिम्मेदारी है ग्रोथ को बढ़ाइए। देख रहे हैं कि बहुत उदास है हम, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है SSC का, उसके बावजूद भी हम लेक्चर ले रहे हैं। तो मेरा माइंड पूरा जा रहा है कि SSC का एग्ज़ाम है, लेकिन क्या करेंगे, जिसको हम काम को शुरू करते हैं अंजाम तक लेके जाते हैं। तो पढ़ाना मेरी मजबूरी है, अच्छा नहीं लगता है, वीडियो नहीं डालते हैं तो आदत हो गई है एक साथ, ठीक है।
तो उसका मतलब कि आप लोग रिस्पांस करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बस इतना ही।